नमस्कार। उत्तराखंड की इन खास खबरों में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह ने उत्तरकाशी के सिलकारा का दौरा किया और टनल के भीतर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा भी लिया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। तो जहां पर आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरीके से, जिस तरह से हमें पता है कि 10 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, यहाँ पर सिलकारा टनल में श्रमिक जो फंसे हुए हैं, इसको लेकर अलग अलग जो राजनीतिक दल है यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वहीं प्रशासन लगातार यही प्रयास कर रही है कि किस तरीके से जो श्रमिक वहां अंदर फंसे हुए हैं उन तक हर जो चीजें, खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था उन्हें करवाई जाए और किसी तरीके की उन्हें दिक्कत ना पेश आए। तो इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ धनराज जुड़ चुके हैं फोन लाइन के माध्यम से। धनराज, बताइएगा, आज वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ वहां पर जो केंद्रीय मंत्री है सड़क और परिवहन मंत्री, वो भी पहुंचे। किस तरीके का मंजर और किन चीजों का जायजा वहां पर लिया गया, क्या कुछ कहना था मंत्रियों का? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि आज 12 दिन हो चुके हैं कि 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं और अभी तक उनको निकाला नहीं जा सका है, क्योंकि लगातार हमने शुरुआती दौर में देखा कि जो भी मशीनें आती रही वो विफल होती हुई नजर आई। लेकिन अब कहीं ना कहीं खुशखबरी की बात यह है कि ये बताया जा रहा है कि सिर्फ लगभग 12 मीटर सुरंग बाकी बची है और जल्दी 12 मीटर सुरंग को भी कवर कर लिया जाएगा और जो रेस्क्यू टीम है वो मजदूरों तक पहुंच चुकी होगी, यानी कि 1 से 2 घंटे के अंदर मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। और आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उस पर अपने नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने नजर बनाए हुए हैं। पल पल की खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर ले रहे हैं। और आज देखिएगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पहुंचे थे और उसके साथ ही जो नितिन गडकरी है वो भी वहां पर पहुंचे थे और अब जो जनरल वीके सिंह है केंद्रीय मंत्री, वो भी वहां पर आज पहुंच रहे हैं। और इन दोनों, जैसा कि देखा जाए कि जो सुरंग के अंदर अभी भी रेस्क्यू कार्य चल रहा है वो जल्दी समाप्त होगा और एक बड़ी खुशखबरी कहीं ना कहीं देशवासियों को मिलेगी, क्योंकि सभी की निगाहें उस सुरंग पर टिकी हुई है कि 41 जाने अभी भी कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। और जिस तरीके से देखा जाए जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जो सुरंग के बाहर देखे जाए तो 41 जो एम्बुलेंस है वो भी लगाई गई है ताकि उनका चेकअप कराया जा सके और उनको तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया जा सके। और उसके साथ ही एयरलिफ्ट का भी प्रबंध वहां पर किया गया है। यदि किसी मजदूर की तबीयत अधिक बिगड़ती है तो उसको एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भी भेजा जाएगा। और लगातार जो रेस्क्यू कार्य है वो लगातार चल रहा है और अब कुछ ही समय बाकी बचा है कि जल्दी वो मजदूर सुरंग से बाहर निकाल लिए जाएंगे। जी, मैं ये जानना चाहूंगी, जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो वहाँ की प्रशासन है वो लगातार यही प्रयास करती जा रही है कि लोगों को, जो श्रमिक अंदर फंसे हैं, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। लेकिन वही धनराज, अगर हम ऑपोजिशन पार्टीज की बात करेंगे तो वो लगातार जो रूलिंग पार्टी है उन पर शिकंजा कसे हुए नजर आ रही है। लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार इस बात को उठाया जा रहा है कि क्यों इतने दिन लग गए, जहां पर आपने भी जिक्र किया कि 12 दिन लग चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत खेली जा रही है इस मुद्दे पर? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष का काम हमेशा होता है कि सरकार को घेरना, और सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश विपक्ष करता है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या अन्य कोई मुद्दा हो, चाहे वो इस तरह के मुद्दे हो, पहाड़ी क्षेत्र के मुद्दे हो, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करता है। लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार उनका पलटवार दिया जाता है और कहा जाता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी राजनीतिक बनाना चाहता है, लेकिन इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो 41 लोग अंदर फंसे हैं उनको निकालने का प्रयास करना चाहिए, उनके लिए सुझाव देना चाहिए कि किस तरीके से उनको निकाला जा सकता है। लेकिन विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं छिटाकशी सत्ता पक्ष पर करता हुआ नजर आता है। तो आप देखिए कि जिस तरीके से देखा जाए कि जो 41 जाने अंदर है उनको निकालने के लिए तमाम तरह के जो कहा जाए कि जो विपक्ष की बात करें या सत्ता पक्ष की बात करें, तमाम दल के लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। और अब देखेगा कि जल्द ही वो 40 मजदूरों को बाहर निकाला जाए, उस घड़ी का सबको इंतजार है और माना जा रहा है कि 1 से 2 घंटा अब लगेगा, क्योंकि केवल 12 मीटर सुरंग ही ऐसी बची है कि जो कि
पाइप डालने की कमी वहाँ पर रह गई है कि वो पाइप डलते ही कहीं ना कहीं वो मजदूर सुरंग से बाहर आ जाएंगे। तो एक बड़ी सफलता, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बड़ी सफलता जो रेस्क्यू टीम है उनको मिलने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जहां पर धनराज हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़े थे और लगातार ये अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से उत्तरकाशी के सिलकारा में जो 41 श्रमिक वहां पर टनल के अंदर फंसे हुए हैं, किस तरीके से उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और अब अच्छी खबर यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि जितनी भी टीम्स वहां पर तैनात की गई थी, उनके प्रयासों की वजह से यहाँ पर जो 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बहुत ही जल्द ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ये सभी श्रमिक जो है वो टनल से सेफ तरीके से बाहर निकाले जाएंगे। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर पर्यावरणविद अनिल जोशी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने टनल निर्माण के समय वैकल्पिक सुरक्षा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। वहीं बता दें कि उन्होंने सिलकारा टनल में हुई घटना के पीछे कंस्ट्रक्शन फेलियर के साथ ही सरकार के लिए सबक भी बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए वैकल्पिक जो व्यवस्था है सक्षम की जाती है, लेकिन उत्तरकाशी में ऐसे कोई इंतजाम नहीं देखने को मिले। उन्होंने कहा कि अगर वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसके होते हुए टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने में इतना वक्त नहीं लगता। अनिल जोशी ने यह भी कहा कि जैसे जैसे सुरंग का काम आगे बढ़ा, लेकिन पीछे की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण कि इतनी बड़ी घटना घट गई। सुरंग की टेक्निकल विशेषताओं को लेकर भी उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए। उत्तरकाशी की घटना टनल की आज हम सबके लिए एक बड़ा सबक भी है, लेकिन इस बात को अगर गंभीरता से देखा जाए, ये इकोलॉजिकल फेलियर से ज्यादा कंस्ट्रक्शन फेलियर है। क्योंकि सुरंगें हमेशा से बनती रही हैं और देहरादून दिल्ली के मार्ग में ही 100 साल पुरानी से लेकर और 2 साल पहले भी बनी हुई सुरंगें आज भी उसी तरह मजबूत हैं। सबसे बड़ा कारण इस फेलियर का यह है कि कंस्ट्रक्शन करते समय इन बातों को टनल में ध्यान में रखा जाता है कि उसके साथ ही पैरेलल इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सुविधाएं पैदा की जाती हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली शायद नहीं थी। अब हालात यह है कि 8 दिन लगातार एक कोशिश होने के बावजूद भी सब कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है और तमाम तरह के देश विदेश के एक्सपर्ट इसमें जूझे पड़े हैं कि किस तरह से उन 41 की जान बचाई जाए, जो मेरी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरे बड़े सवाल हैं कि आने वाले समय में जितनी भी सुरंगें बन रही हैं उनमें तकनीकी विशेषता पर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में जो भी कोशिशें अभी की जा रही हैं उनमें रिस्क उतना नहीं है जितना समय का बड़ा स्वभाव है, लेकिन जो अंदर बसे लोग हैं उनकी चिंता ज्यादा इसलिए बड़ी है कि इतने लंबे समय से वे मानसिक रूप से निश्चित पीड़ित तो होंगे ही, लेकिन प्रभु की कृपा यह है कि उनकी आवश्यकताओं की चीजें उन तक पहुंच रही हैं। ये सबसे बड़ी कहीं सफलता है। पर अब जो आने वाले समय में सोचना ही होगा कि हम इस तरह के कार्यों में विज्ञान तकनीकी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दें, और शायद यही एक हमारी बीच की सबसे बड़ी कमी भी है और पहाड़ और हिमालय की भी है कि हम बेहतर तरीके से संगठित विज्ञान तकनीकी को लेके नहीं है, वरना हम इससे मुक्त हो सकते थे। लेकिन आज 10वां दिन 8वां 9वां दिन भी हो गया है, हम उनको अभी तक सुरक्षित रूप से बाहर नहीं ला सके। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम तो हमेशा प्रार्थना यही करेंगे कि वे सुरक्षित वापस आएं, और उनके अनुभवों को हमारे लिए वो सबसे बड़ी शिक्षा भी होगी, सरकार के लिए भी शिक्षा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जब ये सुरंग बन रही होगी उस समय इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं दिया गया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाए पीछे उतने ही सुरक्षित होते चले जाते तो शायद हम इस घटने के शिकार नहीं होते। ये एक कंस्ट्रक्शन फेलियर है, पर आने वाले समय में इससे शिक्षा लेंगे। एक दूसरी बड़ी महत्व बात यह है कि जो भी रास्ते अब नए तैयार किए जा रहे हैं वो एक्सपर्ट्स के माध्यम से ही हैं, तो जो कुछ भी होगा वो मेरी दृष्टिकोण से सुरक्षित होगा, और हम ऐसी ही प्रार्थना भी करते हैं।
उत्तरकाशी के सिलकारा में टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य जल्द पूरा होने की संभावना है। बता दें कि ये बताया जा रहा है कि 45 मीटर तक ड्रिल हो चुकी है और अब 10 से 15 मीटर और ड्रिल होनी बाकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं। पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर किया है तैयार और वहीं बता दें कि ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अगर श्रमिकों की ज्यादा तबीयत खराब होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन ने हर तरह की व्यवस्था भी की है। सिलकारा दुर्घटना स्थल पर एम्बुलेंस भी तैयार रखी गई है। हम लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह की सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। जो भी क्रिटिकल पोजीशन होगा तो उसके अनुसार से पहले तो हमें यहाँ हॉस्पिटल ले जाने की कर रखा है व्यवस्था है और यहाँ एम्बुलेंस और स्ट्रेचर वगैरह सारी चीज़ें हैं और उसको ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से हम लोग घटनास्थल से और हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। यदि ऐसा लगा कि डॉक्टरों के रिकमेंडेशन में कि कुछ जो अंदर फंसे हुए हैं उनकी तबीयत खराब है तो उनको हेली लिफ्टिंग किया जा सकता है। हेली लिफ्टिंग करके क्या ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा? हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे अच्छी जहाँ सुविधा है वहीं उनको भेजा जाएगा। तो सबसे पहले उन मजदूर भाइयों को चिनियाल सौड़ अस्पताल ले जाया जाएगा। हॉस्पिटल ले जाएंगे, फिर उसके बाद यदि ये लगता है कि यहाँ उनको और बेहतर चिकित्सा की आवश्यकता है तो फिर एम्स ले जाया जाएगा। तो क्या ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है? अलर्ट मोड पर पूरा प्रदेश जो है इस समय ऑन द टो है और सभी लगे हैं कि किसी तरह से ये काम सक्सेसफुली पूरा हो जाए। और चिनियाल सौर हेलीपैड से ऋषिकेश तक ले जाने की व्यवस्था एयरलिफ्ट के जरिए होगी। बिल्कुल, अगर बाय द वे इस तरह का लगता है, वैसे तो सभी स्वस्थ और कुशल है, लेकिन यदि ये आवश्यकता पड़े तो ये इस पर भी कार्य होगा। सर 41 मजदूर भाई हैं जिसके लिए 30 एम्बुलेंस तकरीबन यहाँ मुस्तैद प्रशासन ने करवा रखी है। बिल्कुल सही बात, सही सूचना है आपके पास और सारी व्यवस्थाएं हमारे चाक चौबंद है। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक घटना के दिन से ही यहाँ है। पूरी एक कंपनी पीएसी हमने SDRF पूरी जनशक्ति के साथ यहाँ मौजूद है। किसी भी क्षण किसी भी तरह का जो रेस्क्यू हो सकता है उसको करने के लिए तैयार। तो आप लोग सर बड़े अधिकारी हैं, क्या इनपुट है आप लोगों के पास अभी तक रेस्क्यू को लेके? बस बहुत जल्दी हमें सफलता मिलने वाली है, ऐसी आशा है और हम आज रेस्क्यू पूरा कर पाएंगे, ऐसी संभावना है। मुख्यमंत्री जी कल रात से यहाँ कैंप किए हुए हैं। बिल्कुल सही सूचना है। मुख्यमंत्री जी है वो घटना के दिन से ही प्रति क्षण एक इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट वो सब ले रहा है। तो वो रुकेंगे आज भी यहीं? अब ये देखिए सिचुएशन के आधार पर उन पर डिपेंड करता है कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। ड्रिलिंग का काम बचा है, उसमें क्या रुकावटें आ रही है, क्या दिक्कत है? देखिए रात को ये पता चला कि एक जो लैटिस गर्डर होता है, आयरन का जो लोहे का जो पाइप लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसको काट दिया गया है अभी। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं अगर नहीं आते हैं, आगे 12 मीटर की ड्रिलिंग करनी है तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया। आज चूंकि आप कप्तान हैं, क्या निर्देश है आपका पुलिस बल के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, अगर आज रेस्क्यू होता है जिसकी संभावना है? देखिए जो हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर ली हैं, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे। तो अपनी सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम करना है और एक मिनट इम्पॉर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं और उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो होगा वो हम सब। तो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कहाँ तक ले जाना है? देखिए अभी ये मुझे चिनियाली सौड़ तक ले जाएंगे जहाँ तक है लगता है हमको। तो वहाँ कितने बेड का आपने अस्पताल तैयार करवा रखा है? देखिए इस बारे में डीएम साहब ज़्यादा बता पाएंगे आपको कि कितने बेड हैं, बट उसमें बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ हैं और जितने ट्रैप्ड हैं उन सब के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं। पहले सबको चिनियाला सौड़ लेकर जाया जाएगा, उसके बाद जरूरत हुई तो आगे ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। अभी खुद यहाँ आप मौजूद हैं, क्या सूबे के मुख्यमंत्री आने वाले हैं? जी हाँ, अभी कुछ वीआईपी मूवमेंट्स की उम्मीद है। खटीमा में एक गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा खटीमा चौराहे में घेराबंदी कर खैर के लट्ठे से लदे टैंकर को पकड़ा गया है। बता दें कि वन विभाग के कैंटर से 2 दर्जन से ज्यादा खेर के नाग बरामद किए गए हैं। एसडीओ संचिता वर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मुखबिर
खास से उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि एक कैंटर में खेर प्रकाश के सूखे लट्ठे ले जाए जा रहे हैं, जिसमें कि सूचना प्राप्त होते ही उनकी टीम द्वारा घेराबंदी कर कैंटर को पकड़ लिया गया और परंतु अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक चालक और उसका सहयोगी फरार होने में कामयाब रहे। लेकिन ट्रक चालक के सहयोगी की पहचान कर ली गई है और उसे बहुत ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैंटर में खैर प्रकाश के 28 नाग बरामद किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिन जगहों से लकड़ी चोरी की संभावना जताई जा रही है, उन जगहों पर उनकी टीम द्वारा लगातार पैनी नजर बनाई गई है। परसों की ये घटना थी, इसमें हमारे द्वारा गिनती की गई तो 28 गिल्टे हमको प्राप्त हुए हैं। खैर प्रकाश का सूखा हुआ है और अभी वो हमने अपने कब्जे में ले लिया है, हमारी सुपुर्दगी में है वो। और अभी हमने उसको अपने एरिया में ही ला करके ट्रक को खड़ा कर दिया गया है। अभी इसमें हमने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जुर्म भी जारी कर दिया गया है हमारे द्वारा और इसकी जाँच गतिमान है। तो मैडम हमने अभी हमारे जितने भी वन क्षेत्र लगे हुए हैं जहाँ से हमको ये संभावना लग रही है कि यहाँ से ही लकड़ी आती है, कल से हमने वहाँ पर कॉम्बिंग शुरू करवा दी है। जैसे ही इस विषय में हमको आगे की जानकारी प्राप्त होती है तो आप लोग को अवगत करा देंगे। मैडम दूसरी बात जो परसों की घटना है, मैं इसके विषय में आपको बताना चाहूँगी। परसों शाम अंधेरे का फ़ायदा उठा के जो चालक और उसका सहयोगी व्यक्ति उसमें बताया गया था वो भागने में कामयाब रहे, लेकिन जो उसके सहयोगी व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, उसकी हमने पहचान कर ली है। तो जल्दी ही उससे हम कुछ ना कुछ ऐसा कोई क्लू निकाल लेंगे जिससे हम उसको तुरंत पकड़ सकें। हरिद्वार के मिसरपुर में जंगली जानवरों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वन विभाग के दावों के बीच में मिसरपुर में हाथी द्वारा एक साइकिल सवार पर हमले करने के कारण जो है वो ये मामला सामने आया है और लोगों द्वारा शोर मचाने के बाद हाथी ने साइकिल सवार को छोड़कर अपना रास्ता बदल दिया। बाल सुंदरी परिणय संस्था की ओर से चौथी मंदिर परिसर में आयोजित 7वें सामूहिक विवाह समारोह में 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। बता दें कि संस्था के अध्यक्ष आनंद कुमार एडवोकेट और महासचिव सुरेश शर्मा और मौजूद कमेटी के पदाधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने वर वधू को सुखद जीवन का आशीर्वाद दिया। संस्था के कोषाध्यक्ष और धार्मिक कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक मुख्य पंडा विकास अग्निहोत्री, पंडा शिव अग्निहोत्री सहित 21 पुरोहितों ने मंडप में गणेश पूजन, नवग्रह पूजन, हवन पूजन, कलश पूजन 7 फेरों के साथ विधि विधान से विवाह संपन्न कराया। इससे पहले रामलीला मैदान से सुबह 11 बजे बैंड बाजों के साथ 21 दूल्हे के बारातियों के साथ विवाह करने निकले। बारात में कई धार्मिक झांकियां भी शामिल हुई। वहीं ये भी बता दें कि लोगों ने रास्ते में जगह जगह सामूहिक बारात का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आज आप देख रहे हैं कि पंडाल के अंदर बहुत भव्य रूप से बारातियों का और दूल्हों का स्वागत हो रहा है और कन्याएं अपने अपने पंडाल में बैठी हुई हैं और बैठ चुकी हैं और उपहार स्वरूप उन्हें जो उपहार दिए जा रहे हैं उसमें सब लगे हुए हैं और अपने खाने की व्यवस्था उनकी पूरी तरह से हो चुकी है और खूब लोग यहाँ पर उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे हैं। कितने लोगों की पहुँचने की यहाँ पर? यहाँ करीब 4 से 5 हज़ार लोगों की पहुँचने की, हर बार इसी तरह से 4-5 हज़ार लोग पहुँचते हैं और वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। कि आज हम 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह है और उसकी सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं और बारात जो है वहाँ से चलना प्रारंभ हो गई है और उसके बाद यहाँ बारात चढ़ के जैसे ही मंडप में पहुँचेगी उसके उपरांत जो है जयमाल की व्यवस्था की गई है और जयमाल के तुरंत बाद जो है यहाँ हमारी सनातन पद्धति के अनुसार यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, वेदी बनाई गई है, तो उसके बाद जो है सनातन पद्धति के द्वारा सप्तपदी क्रिया जो है कराई जाएगी और विधि विधान से यह पूजन जो है कराया जाएगा। हमारा ये कहना है कि बाल सुंदरी देवी संस्था हर साल 21 जोड़ों की शादी कराती है। इस बार भी ये संस्था बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ से जो है ये बारात चढ़ती हुई चैती मंदिर परिषद में जानी है और वहाँ पर इनका भव्य स्वागत होना है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारी दूसरी शादी है, ये एक शादी और हो चुकी है। मैं रुद्रपुर से आई हूँ, मेरी भांजियों की शादी है, मेरी ननद की लड़कियों की। बहुत शुभकामना देती हूँ मैं संस्था को, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी शुभकामनाएं यहाँ पे व्यवस्था देखकर। हम लोग गड़ी नेकी से आए हुए हैं। कन्याओं की शादी है, 21 कन्याओं की शादी है।
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व विधायक विजयपाल मालचंद, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवान सहित कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तरकाशी के सिलकारा सुरंग हादसा स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लिया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्य में लगे वर्कमैन और प्रशासनिक अधिकारियों और श्रमिकों के परिजनों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने 11 दिन बाद भी यहां फंसे 41 श्रमिकों के बाद बाहर ना निकाल पाने पर सरकार के प्रयासों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी भी प्राथमिकता सर्वप्रथम श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना है। तत्पश्चात सरकार की कार्रवाई पर जो कमियां हैं सवाल जरूर खड़े किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहां केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सरकार के आला अधिकारियों के दौरे हुए, किंतु खेद इस बात का है कि आज 11 दिन बाद भी श्रमिक अंदर ही फंसे हैं। उत्तराखंड प्रदेश में दिसंबर महीने में इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राजधानी देहरादून को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं देहरादून की दीवारें भी अब नए नए पेंटिंग के साथ सज चुकी हैं। राजधानी देहरादून की सड़कें भी अब चाक चौबंद होने लगी हैं। वही व्यापारियों की मानने तो उनका ये मानना है कि इन्वेस्टर्स समिट से उत्तराखंड को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। इन लोगों ने के अनुसार उत्तराखंड में अन्य देशों से या फिर अन्य राज्यों से इन्वेस्टर्स आएंगे और यहाँ पर उद्योग लगाएंगे और इससे यहाँ के लोगों को बेरोजगारी जो है वो खत्म होगी, रोजगार मिलेगा और इसके साथ ही यहाँ पर व्यापारियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। ये बहुत ही खुशी का विषय है कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है। हमारे प्रदेश को चुना गया, ये एक बहुत गर्व की बात है। हालांकि दोनों पहलू होते हैं, हर चीज़ की अच्छाइयाँ भी होती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ नुकसान भी जुड़ा होता है। उत्तराखंड की भूमि बहुत उपजाऊ है, यहाँ वन संपदा बहुत ज़्यादा है, वन्य संपदा बहुत ज़्यादा है, उसका थोड़ा हिराश करना पड़ेगा इसको लगाने के लिए। लेकिन किसी भी विकास कार्य के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए खोना जरूरी है। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट समिट से हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि डेवलपमेंट होगा, रोड्स बनेंगे, नए नए रहने की जगह बनेंगी, सब कुछ होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड का नाम विश्व के मैप पर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो धन संपदा है उत्तराखंड की बहुत अच्छी तरह से प्रगति करेगी और उत्तराखंड का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। तो नो डाउट किसी भी स्टेट में होता देश का विकास होता। उत्तराखंड में चूँकि पहले से ही इंडस्ट्रीज़ काफ़ी हैं तो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बहुत उपयुक्त है, यहाँ की पब्लिक भी उसको चाहती है और यहाँ के रोजगार के जो अवसर हैं अभी इन दिनों थोड़े कम है तो बढ़ेंगे, बेरोजगारी कम होगी, बाहर के लोग भी यहाँ के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। उसके लिए रोड्स का डेवलपमेंट, एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट्स का जितना भी हमारा रेलवे का डेवलपमेंट, ये सारे उसी से जुड़ जाते हैं। मार्केट भी बढ़ेगी, एक बहुत अच्छा ये भविष्य होगा उत्तराखंड के लिए। मैं इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि ये सक्सेसफुल हो, बहुत ही सफल हो देश के लिए। और हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, सौभाग्य की बात है कि अगले माह जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और उसमें पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, और उनके लगातार प्रयास से ये चीज़ हमारे उत्तराखंड में होने जा रही है, जिससे इतने बड़े इन्वेस्ट से हमारे उत्तराखंड राज्य को बहुत सारे रोजगार की जो उम्मीदें हैं वो बड़ी हैं। जो युवा हैं हमारे देश के, उनको आगे बढ़ने के लिए एक बढ़िया मौका है। इसके साथ साथ जब इतना इन्वेस्ट यहाँ पर होता है तो हमारे यहाँ जैसे सड़कों का निर्माण है और बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ें बढ़ेगी। लेकिन हमारा बस एक अपनी मेरी जो सोच है वो ये मानना है कि ये जितने भी उद्योग यहाँ पर लगे वो हमारे यहाँ जो हमारा जो नेचुरल जो यहाँ का मौसम है, प्राकृतिक जो वन संपदा है, इनको भी बचाए रखना, ये एक हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी के लिए एक चैलेंज है। और उसको देखते हुए अगर ये चीज़ यहाँ पर होती है तो एक हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि सरकार जो ये कार्य कर रही है इन्वेस्टर समिट का, ये केंद्र से चल रहा है, ना कि स्टेट लेवल से चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये इन्वेस्टर समिट है, इससे जब बाहर की इंडस्ट्रीज, बाहर के
ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी उत्तराखंड में अलग अलग जगह में एक तो रोजगार बढ़ेगा, जो रोजगार के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो, और साथ ही अगर हम लोकल की बात करें, अगर यहीं प्रोडक्शन होगा और यहीं आएगा तो उससे हमारे लोकल व्यापारी को भी मुझे लगता है कि फायदा होना चाहिए। बाकी तो यह है कि जब भी कहीं भी किसी भी स्टेट में बाहर से इंडस्ट्रियां आती है या वहाँ का जो पैसा है आएगा बाहर से, तो कम से कम ये रहता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं हर चीज को बढ़ावा मिलने की पुरजोर कोशिश रहती है सरकारों की। तो चलिए उत्तराखंड की इन खास खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।